Hello everyone. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में हम ध्रुव 64 के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड आर्टिकल में डोमेस्टिक वायलेंस या इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के बारे में बात करेंगे। इंडिया रशिया रिलेशन के बारे में एक आर्टिकल है एंड लास्ट आर्टिकल इंडिया ओमान रिलेशन के बारे में है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। आइए पहले टॉपिक से समझते हैं। देखो, माइक्रो प्रोसेसर इंडिया ज्यादातर इंपोर्ट करता था एंड कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज इसकी सप्लाई चेन को डिसरप्ट करती थी, इसके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करती थी। एंड आज की डेट में जो जियो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी चल रही थी, इसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। तो सीडेक ने इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला, जहां पे इन्होंने ध्रुव 64 यानी 64 बिट का एक इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर बनाया और जिसे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने लॉन्च किया है। अब ये जो आपका माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है, तो इसमें हमने सबसे पहला फोकस ये किया है कि इसे आगे चलकर हम 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज कर सकें, ऑटोमोटिव सेक्टर में यूज कर सकें, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फोन्स वगैरह में यूज कर सकें, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज कर सकें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यूज कर सकें। तो इसके लिए हमने इसको डिजाइन किया है। तो यहाँ पे ये होम ग्रोन है पूरी तरह से, और इसमें इंडिया के लिए बेनिफिट वाली बात यह है कि इससे हमारे इंपोर्ट भी थोड़े कम होंगे। तो एक्चुअल में आप अगर देखें तो इससे पहले हमने शक्ति आईआईटी मद्रास ने बनाया था, अजीत आईआईटी बॉम्बे ने बनाया था, विक्रम इसरो ने बनाया था एंड तेजस आपका सीडेक ने बनाया था। इससे आप ये समझे कि आने वाले समय में हो सकता है हम ऐसे और भी प्रोसेसर बनाएं। तो इंडिया में होम ग्रोन आर&डी खासकर इस सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काफी तेजी से बढ़ रही है। अभी आने वाले समय में धनुष एंड धनुष प्लस, ये दो माइक्रो प्रोसेसर और आने वाले हैं, जिससे आप कह सकते हैं कि इंडिया में इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर हम बूस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अभी भी कुछ गैप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक ट्रांसपेरेंसी का गैप है। मतलब आप ये मान के चलें कि कितने इस पे परफॉर्मेंस रहेगी, क्या जो इंटरनेशनल बेंचमार्क से ये किस तरह की परफॉर्मेंस है इसकी, इसके रिगार्डिंग कोई भी डाटा यहाँ पे लाइक पब्लिश नहीं किया गया। क्या इंडियन इकोसिस्टम यहाँ पर इसके लिए तैयार है? मतलब हम ये माइक्रो प्रोसेसर बना रहे हैं, बट क्या इंडियन फोन्स और बाकी चीजों में इसे यूज किया जा सकता है? अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। एंड अभी कहीं ना कहीं एंड टू एंड इंडिजनाइजेशन हुई है कि नहीं हुई है, ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर हम मिनरल्स के लिए बाहर की कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसमें भी प्रॉब्लम रहेगी। बट यस, अभी अगर हम बात करें तो हमारे लिए ये बात अच्छी है कि 1 गीगाहर्ट्ज का ये जो प्रोसेसर हमने बिल्ड किया है, ये इंडिया की जो आत्मनिर्भर भारत मिशन है इसको बूस्ट करेगा। एंड हो सकता है आगे चलकर हमारे बहुत सारे सेगमेंट में इसे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज कर पाए। तो अब बात करते हैं इंटीमेट पार्टनर वायलेंस की। देखिए, इंडिया के अंदर हर 3 में से 1 महिला इस प्रॉब्लम से जूझ रही है। एंड ग्लोबली अगर हम बात करें तो लगभग 600 मिलियन वुमेन्स हर साल इस तरह की इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का शिकार होती है। अब 2023 की एक स्टडी पब्लिश हुई थी, लेंसेट ने इस स्टडी को पब्लिश किया था, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। और इसमें यह कहा गया कि भाई वन ऑफ द लीडिंग 4 फैक्टर्स में से एक फैक्टर अभी भी इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है। वैसे इंडिया की बात की जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 15 जो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, एंड आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के साथ साथ डिग्निटी की बात करता है। तो ये डायरेक्टली इसको डील करती हैं। बट यहाँ पे आपके कुछ लॉ भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्शन 498 ऑफ लाइक आपका आईपीसी, जो कहीं ना कहीं हस्बैंड के द्वारा या उनके रिलेटिव के द्वारा जो क्रुएलिटी की जाती है वुमेन्स को, उसको रोकने का काम करता है। अब देखिए, यहाँ पे हम कुछ कन्वेंशंस भी देख लेते हैं। 1979 का यूएन कन्वेंशन है जो एलिमिनेट करने की बात करता है हर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5.2 डायरेक्टली बात करता है कि 2030 तक हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स को रोकेंगे। एंड अभी अगर हम डाटा की बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डाटा में ये कहा जाता है नियरली 45% वुमेन जो है वो जस्टिफाई करते हैं ऐसी डोमेस्टिक वायलेंस। कहते हैं कि कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल सोसाइटी में ये चीज नॉर्मल है। तो यहाँ पे आप ये मान के चले वुमेन्स के ऊपर डबल बर्डन है, खासकर उनकी हेल्थ को रिगार्डिंग एंड कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस की, क्योंकि महिला अनीमिया और जो क्रॉनिक डेफिशिएंसी न्यूट्रिशन की रहती है उससे तो जूझ रही है। बट ये इसके साथ साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है मेंटल हेल्थ को लेके, जहां पर एंग्जाइटी की प्रॉब्लम डेवलप होती है वुमेन्स के अंदर। एंड इसके साथ साथ जो डिसेबल एडजस्टेड आपकी लाइफ ऑफ ईयर्स है
उसमें भी कहीं ना कहीं लाइक आप कह सकते हो कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट करने का जो लाइक चांस है वो रिड्यूस हो जाता है एंड लॉसेस आपको कई बार बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो कहते हैं कि भाई आप यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करो, खासकर लाइक जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चेकअप्स है उसके अंदर। मोर ओवर आप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस करो, भारत की महिलाओं को आप एम्पावर कीजिए। बिहेवियरल चेंज के लिए आप बच्चों को वायलेंस के अगेंस्ट कहीं ना कहीं आप जो पेट्रियार्कल नॉर्म्स है उसके अगेंस्ट शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। एंड इंस्टीट्यूशंस को आपको यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जहाँ पे जो सखी केंद्र है, जैसे वन स्टॉप सोल्यूशन जहाँ मिलता है, ऐसे केंद्र को आप और ज्यादा बिल्ड करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया रशिया लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। देखिए पॉलिटिकली ये बहुत अच्छा एग्रीमेंट है, बट इमीडिएट इसका कोई बेनिफिट नहीं है इंडिया को। बट यहाँ पे रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट हमने इंडिया और रशिया ने अभी रिसेंटली जब पुतिन इंडिया आए थे तब साइन किया था। तो आर्टिक और इंडो पैसिफिक एरिया में जितने भी रशिया के पोर्ट्स हैं या बेस हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप सोवियत यूनियन के टाइम से ही है, जहाँ पे डिफेंस सेक्टर में हमारा अच्छा खासा कॉपरेशन है। डिप्लोमेटिक सपोर्ट ये हमें प्रोवाइड करता है, खासकर कश्मीर इशू पे। तो वो एक आपको चीज देखने को मिलती है। पोस्ट कोल्ड वॉर अगर आप बात करें तो रिलेटिवली रशिया की पावर में डिक्लाइन आया, बट स्टिल हमारी जो आपस में कॉपरेशन है, खासकर डिफेंस, न्यूक्लियर कॉपरेशन एंड मल्टीलेटरल जो फॉरम्स में हमारी कोऑर्डिनेशन देखने को मिलती है, वो अभी भी वैसी की वैसी है। अब अगर बात करें कॉन्टेम्प्रेरी आप एरिया की बात करते हैं, अभी के टाइम की बात करते हैं, तो यहाँ पे इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जो इंडो पैसिफिक विजन है हमारा, उससे भी अलाइन करती है। एंड इससे कहीं ना कहीं हम मिलिट्री बेसिस, पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटी को एक्सेस कर पाएंगे, खासकर आर्टिक एंड इसके अलावा इंडो पैसिफिक एरिया में। अब यहाँ पे ऑपरेशनल ईजनेस हमारी इंक्रीज होगी, जैसे ज्वाइंट एक्सरसाइज होते हैं इंदिरा सीरीज की या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ वर्क की, तो उसमें हमारे को आपस में एक दूसरे के लॉजिस्टिक सपोर्ट को यूज करने का बेनिफिट मिल पाएगा। एंड यहाँ पे आप ये चीज याद रखना कि आर्टिक अभी एक इमर्जिंग फ्रंटियर है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर नए शिपिंग रूट्स निकल रहे हैं और एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्स यहाँ पे भरा हुआ है। तो कहा जाता है कि भैया इंडिया आर्टिक में अपनी प्रेजेंस यहाँ पे लाइक आप कह सकते हो इंक्रीज कर सकता है, एंड बिना किसी बहुत ज्यादा मिलिटराइजेशन के। तो कहा जाता है कि भैया वैसे तो ये सेम वैसा ही आपका एक एग्रीमेंट है जैसे लुमोवा हमने यूएस के साथ साइन किया था, बट हाँ इसमें आप ये मान के चलो कि एक चाइना फैक्टर आ जाता है कि भाई कहीं ना कहीं लाइक चाइना को ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी कि इंडिया की तरफ रशिया का झुकाव। एंड मोर ओवर आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं इसमें एक फैक्टर ये भी आता है कि वेस्ट इस एग्रीमेंट को कई बार ऐसा हो सकता है कि नेगेटिवली भी ले ले, जहां पे इंडिया की मुश्किलें, जैसे ट्रंप ने टैरिफ इंक्रीज किए, ऐसी मुश्किलें इंडिया की और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो कहते हैं कि भैया हमें इशू बेस्ड इंगेजमेंट को रखना चाहिए। ठीक है, ये अभी के लिए एग्रीमेंट कोई दिक्कत नहीं है, बट फ्यूचर में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इशू बेस्ड इंगेजमेंट ज्यादा करें। हमें आर्टिक एंगेजमेंट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये देखने वाली बात है। वैसे साइंटिफिक एंड क्लाइमेट से रिलेटेड हमारी एक्सप्लोरेशन, कमर्शियल एक्सप्लोरेशन इंक्रीज होगी, बट कहीं ना कहीं आने वाले एरिया में, दिनों में सॉरी, ये एरिया एक नया पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। वैसे इंडो पैसिफिक के अंदर हमारी पार्टनरशिप के लिए ये काफी अच्छा रहेगा, एंड कहीं ना कहीं हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को यहाँ पे शोकेस करके बता रहे हैं पूरे वर्ल्ड को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दिस इज द लास्ट आर्टिकल। ये सिक्स्थ आप कह सकते हो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है पिछले 5 सालों में, एंड दूसरी आपकी गल्फ कंट्री के साथ है। यूएई के अलावा ये ओमान दूसरी कंट्री बन गई है जिसके साथ हमने ये एग्रीमेंट किया है। ऑल्दो अभी तक हमारे बीच में $10 बिलियन की आपकी ट्रेड होती है, जिसमें से $4 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं, $6 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं। आने वाले दिनों में ये जो टैरिफ है आपके कई सेक्टर से एलिमिनेट कर देगा, जैसे जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, स्पोर्ट गुड्स, प्लास्टिक, फर्नीचर, आपके एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड, फार्मास्यूटिकल, आपके लाइक मेडिकल डिवाइसेस। तो इनमें बहुत सारी जो आपके लेबर इंटेंसिव साइकिल है, आपकी इंडस्ट्रीज हैं, सेक्टर्स हैं, इसमें फुल टैरिफ एलिमिनेशन की बात हो रही है। तो यहां पे अभी हमारा आपस में ट्रेड बहुत ज्यादा नहीं है, एंड ज्यादातर ट्रेड आपका एनर्जी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड ये ओमान की खूबी भी है, यहाँ पे ये क्रूड ऑयल, एलएनजी, फर्टिलाइजर एंड केमिकल इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, एंड इंडिया को इसकी जरूरत भी है। ऑल्दो इसके ऊपर कम टैक्स लगता था, बट अब टैरिफ आपका और कम हो जाएगा। वैसे इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है अगले 5 सालों के अंदर हम अपना एक्सपोर्ट जो है यहाँ पे लाइक आप कह सकते हो लाइक ऑलरेडी हमने इंक्रीज किया और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट आपको 98% ओमान के जो हम चीजें भेजते हैं उसके ऊपर टैरिफ में रिडक्शन देखने को मिल रही है।
दैट इज अ गुड थिंग। तो इसमें कुछ सेक्टर को हमने अभी भी ओपन नहीं किया, जैसे डेयरी हो गया, टी, कॉफी, रबर एंड टबैको, एंड कुछ गोल्ड एंड सिल्वर की ज्वेलरीज के सेगमेंट को हमने अभी भी बंद रखा है। फुटवेयर एंड स्पोर्ट्स गुड में भी हमने कुछ रोक लगा रखी है। तो कहा जाता है कि भाई इसमें आने वाले समय में हम आपस में आईटी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में और ज्यादा बिजनेस बूस्ट कर सकते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशनल सर्विसेज में, ऑडियो विजुअल सर्विसेज में एंड R&D में हम 100% एफडीआई में भी इनको रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो दैट इज कि हमारे लिए अभी इन्वेस्टमेंट लाने का एक दौर है। तो इन्वेस्टमेंट हमें वैसे भी ज्यादा चाहिए, ओमान इंडिया में इन्वेस्ट करके कहीं ना कहीं अच्छे रिटर्न्स भी पा सकते हैं। तो दैट्स वाई ये एक विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आज के आर्टिकल में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए आर्टिकल के साथ। धन्यवाद।